नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश आरक्षक का या मध्य प्रदेश कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए तैयारी में भी जुट गए होंगे। तो हम उनके लिए लाए हैं 100 MCQ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आरक्षक के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और इससे यह भी उम्मीद है कि यह आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे द्वारा सिर्फ जीके के प्रश्न ही सम्मिलित किए गए हैं, ना मैथ्स के और ना ही रीजनिंग के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। इसमें सिर्फ जीके के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं 100 MCQs की 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। गुजरात की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं मीरा बोरवानकर, अपराजिता राय, किरण बेदी या फिर गीता जौहरी। तो इसका आंसर है डी, गीता जौहरी। गुजरात की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी है। गीता जौहरी वर्ष 1982 बैच की पुलिस अधिकारी हैं। इनसे पूर्व गुजरात के डीजीपी कौन? पीपी पांडे थे, लेकिन इशरत जहां केस के आरोपी होने के कारण इन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने हटाकर गीता जौहरी को पुलिस महानिदेशक बनाया था। वो क्यों बनाया था? क्योंकि गीता जौहरी को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ का पता लगाने के लिए काफी प्रशंसा मिली थी। इन्होंने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में बहुत ही अच्छा काम किया था, इसके लिए इनको गुजरात का डीजीपी बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगरपालिका ऐप का प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो सकता है आप सभी लोगों को पता हो। इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रारंभ करने के लिए ई नगरपालिका नामक ऐप प्रारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के नागरिक नगरपालिका द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मामा श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल को भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से निगम की सभी सेवाओं को केंद्रीकृत करते हुए ऑनलाइन भी कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम में लागू और संचालित हुआ किस वर्ष? 2014, 2015, 2009 या फिर 2010। तो इसका आंसर है डी, 2010। बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2010 में लागू और संचालित किए गए थे। इस अधिनियम के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1954, 1963, 1948 या फिर 1987। तो इसका आंसर है 1954 ए। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी को 12 मार्च 1954 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। साहित्य अकेडमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकेडमी है, जो एक बार में 21 लोगों को सम्मान प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। एक विषम ज्ञात कीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग आपको नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें आपको एक नंबर, ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक बोनस के रूप में ये प्रश्न पूछा है। विषम ज्ञात कीजिए आम, अनार, पपीता, अमरूद। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है ए, आम, क्योंकि आम के अंदर गुठली होती है और बाकी आपके अनार हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, इसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, बात करते हैं छठवें प्रश्न की। निम्न में से कौन एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी जो भीमपेटिका की गुफाओं की खोज से संबंधित है? SR राव, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, DJ जोशी या DK चक्रवर्ती।
तो इसका आंसर है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भारतीय पुरातत्व विज्ञानी विष्णु श्रीधर वाकड़कर भीमपेटिका की गुफाओं के ऊपर किए गए अध्ययन से संबंधित हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित भीमपेटिका की गुफाओं का गहन अध्ययन एवं अन्वेषण किया है। गुफाओं के चित्र से उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि ये चित्र लगभग 1,75,000 वर्ष पुराने चित्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। निम्न में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहां की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? पीलू मोदी, रॉबर्ट एडम, राम सिंह या फिर एडवर्ड लुटियंस? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस ने नई दिल्ली और वहां की बहुत सी इमारतों की रचना की थी। 29 मार्च 1869 में जन्मे एडवर्ड लुटियंस प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इन्होंने दिल्ली की रचना में अभूतपूर्व योगदान दिया था, विशेषकर सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर। तो एक नाम आप और ध्यान रख लीजिएगा, सर हर्बर्ट बेकर, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लें कि एडवर्ड लुटियंस ने ये दिल्ली की इमारतें किसके साथ मिलकर बनाई थी, तो सर हर्बर्ट बेकर। ठीक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, वायसराय हाउस आदि की रचना इन्होंने की थी। किसने? एडवर्ड लुटियंस ने। किसके साथ मिलकर? सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर। इसी कारण इन क्षेत्रों को लुटियंस जोन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1991-92, 1992-93, 1994-95 या फिर 1996-97? तो इसका आंसर है 1991-92 ए। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न खेल जगत में दिए जाने वाला सम्मान है। यह सम्मान वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद साहब थे, जो कि बड़ा ही अच्छा चेस खेलते हैं। ठीक है, और इस सम्मान के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए नगद, 7.5 लाख रुपए नगद, एक पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जो कि मेरा गलती से आंसर पहले ही आ चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। भारत से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। और इसके अलावा चीन से जो भारत की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। और नेपाल से जो हमारी सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर है। और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। पाकिस्तान जो कि अक्सर हमसे, हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है, अक्सर हमसे लड़ता झगड़ता रहता है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं, 3,08,252। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें जानने के लिए और कुछ है नहीं। बात करते हैं 11वें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी, सादिया एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी। और इस जलमार्ग संख्या को 1 का नाम दिया गया है। इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1982 के उपबंध 49 के अंतर्गत जलमार्ग घोषित किया गया है। यह जलमार्ग भारत का पहला और सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1948, 1978 या फिर 1956?
तो इसका आंसर है बी 1948। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। एनसीसी भारत के युवा संगठनों सैन्य संगठनों में से एक है। यह युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए गठित किया गया था कि भैया इनको हम सैनिक बनाएंगे, सैनिक बनाने की ट्रेनिंग इनको देंगे। और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और इसका संबंध तीनों सेनाओं से है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और इसका मुख्य कथन है जो हो सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकता और अनुशासन। एनसीसी का मुख्य कथन कौन सा है? एकता और अनुशासन। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969, 1947, 1982 या फिर 1956? तो इसका आंसर है पहला 1969। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। इस अकेडमी की स्थापना क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराने, रियायती दरों पर मुद्रण हेतु कागज की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई थी। और इसे फंड कब दिया गया? भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद इस संस्थान को पर्याप्त मात्रा में फंड की व्यवस्था की गई। और इसकी सबसे अच्छी बुक आती है मध्य प्रदेश की, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश कवर किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आपको समय मिले तो वो भी पढ़िएगा। ठीक है, बात करते हैं 14वें प्रश्न की। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कहां से किया था? सेवाग्राम आश्रम, पोरबंदर, शांति निकेतन या फिर साबरमती आश्रम? तो इसका आंसर है डी, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ साबरमती आश्रम से किया था। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायियों, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जब दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा निकाला गया तो उनके साथ कितने उनके अनुयायी थे? तो वो अनुयायी थे 78। ठीक है, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू की गई। 24 दिन की यात्रा के बाद अपने अनुयायियों के साथ दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और मुट्ठी में नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, कौन सा है? कामराजार बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मार्मागोवा बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह? तो इसका आंसर है मार्मागोवा बंदरगाह, सी। मार्मागोवा बंदरगाह प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, गोवा के तट पर अवस्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। मार्मागोवा बंदरगाह प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, गोवा के तट पर अवस्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको बनाया नहीं गया, ये पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। अशरफी महल और नीलकंठ महल वाह कहां पर स्थित है? पातालकोट, चंदेरी, मांडू या फिर खजुराहो? तो इसका आंसर है सी, मांडू, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। बहुत ही शानदार शहर है, आप चाहें तो कभी आपको अगर टाइम मिले तो आप मांडू घूम के आए, बहुत ही शानदार शहर है। अशरफी महल और नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। नीलकंठ महल मराठा शासक शिवाजी से संबंधित है। यहाँ के तालाब की जो रचना है वो इस प्रकार से की गई है कि इससे निकलने वाला पानी, मतलब उसकी जो पानी की धारा है वो ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी जी का अभिषेक करती हुई जान पड़ती है। और अशरफी महल, बात की अभी हमने नीलकंठ महल की और अब बात करते हैं अशरफी महल की। अशरफी महल का निर्माण शाह बदगर खान ने मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नियों के लिए करवाया था, जहां पर वे अपनी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए पूजा पाठ करती थी। पूजा के लिए उनने अलग महल उनको बना के दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई?
2008, 2011, 2015 या फिर 2005? तो इसका आंसर है बी 2011। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध को हिंदी माध्यम से पढ़ाने हेतु, मतलब हिंदी को बढ़ाने के लिए हिंदी माध्यम से पढ़ाने हेतु 19 दिसंबर 2011 को मध्य प्रदेश शासन ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ रोजगार, कौशल और चारित्रिक दृष्टि से विश्व स्तरीय हो। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा? ये सब तो आप लोग मन से भी लगा सकते हैं, ये बोनस क्वेश्चन है जो अक्सर कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा सोच के आप उनका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। जल, वायु, मृदा, बिजली। ठीक है, अब जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, ये सबको पता है। हवा जो चल रही वो प्राकृतिक रूप से चल रही, कोई पंखा तो लगा नहीं बाहर। अब मिट्टी है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। जो बिजली है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि बिजली को विभिन्न संयंत्रों जैसे जल विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र आदि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह सौरमंडल की न्यूनतम सघन ग्रह में से है? बृहस्पति, बुध, शनि या फिर पृथ्वी? तो इसका आंसर है सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका औसत व्यास पृथ्वी से लगभग 9 गुना बड़ा है। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था? सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन या फिर अल्फा कण? तो इसका आंसर है सी, सिर्फ प्रोटॉन। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल वर्ष 1911 में दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में केवल 2 प्रकार के कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर उपस्थित होता है। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं होने के कारण उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। एक आवेशित गुब्बारा निम्न के कारण दीवार से जुड़ जाता है। पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर स्थिर विद्युत बल? ठीक है, एक आवेशित गुब्बारा निम्न के कारण दीवार पर जुड़ जाता है। जैसे अपन पहले नहीं करते थे, अपने बालों से गुब्बारे को रगड़ कर दीवार पे चिपका देते थे, तो अपन को लगता था ये जादू हो रहा है, पर वो जादू नहीं होता था, वो स्थिर विद्युत बल के कारण होता था। ठीक है, एक आवेशित गुब्बारा स्थिर विद्युत बल के कारण दीवार से जुड़ जाता है क्योंकि जब किसी गुब्बारे को आवेशित किया जाता है तो इसके अंदर स्थित विद्युत बल संग्रहित हो जाता है। दीवार के कणों पर विपरीत आवेश होने के कारण गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। ठीक है, तो वो कोई जादू नहीं होता, उसमें स्थिर विद्युत बल लगता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर खड़ा पाएंगे या खड़ा देखेंगे? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या फिर 3 मीटर? तो इसका आंसर है 1 मीटर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस
के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? विसरण, पृष्ठ तनाव, श्यानता या फिर तरलता। तो इसका आंसर है ए, विसरण। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों O2 व CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण गुण के कारण ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। गैसें आसानी से अनेक ठोस एवं तरल माध्यमों से सांद्रण प्रवणता के कारण गमन कर जाती हैं, वो घूमती रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की कि मादा एनोफिलीज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए, मलेरिया, डायरिया, फाइलेरिया या फिर डेंगू। तो इसका आंसर है ए, मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। यह रोग प्रोटोजोन परिजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित होता है। जैसे ही मच्छर मानव को काटता है, यह मानव के रुधिर में पहुंच जाता है, मतलब ब्लड में पहुंच जाता है। रुधिर में ये लाल रुधिर कणिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? पावर हाउस, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर वर्णक कोश। तो इसका आंसर है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को पैलेड कण या कोशिका को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं या स्थान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने वर्ष 1953 में पादप कोशिका में तथा G.E. पैलेड ने वर्ष 1955 में जंतु कोशिका में इन्हें देखा था। ठीक है, और रॉबर्ट सर ने इसका नामकरण राइबोसोम 1958 में किया था। ठीक है, बात करते हैं 27वें प्रश्न की, खाद्य, बूंदी, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न उदाहरण हैं: अनाज भंडारण, जल संचयन, मृदा संरक्षण या फिर लकड़ी भंडारण। तो इसका आंसर है जल संचयन। भारत में खाद्यान्न, बूंदी, आहार, कट्टा, कुल्ल, ताल, एरिस, सुरंगम आदि जल संग्रहण की प्राचीन संरचनाएं हैं। मतलब जो जल को संरक्षित करके रखा जाता है, ये सब वही संरचनाएं हैं कि भैया, जैसे अपन मान लो तालाब बोलते हैं, ये लोग कुछ और बोलते होंगे। मतलब कुल मिला के काम एक ही करते थे, ये जल संचयन का काम करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की कि एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? केवल सामग्री पर, केवल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई तथा सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर केवल लंबाई पर। ठीक है, इसका आंसर है सी, लंबाई, सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एक तार का प्रतिरोध लंबाई, सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, बात करते हैं 29वें प्रश्न की, एल्कोहल यानी शराब का आणविक सूत्र जो है, जो प्रोपेन से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? आणविक सूत्र पूछा है उनने कि शराब का आणविक सूत्र क्या है। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि C3H7OH। प्रोपेन से व्युत्पन्न होने वाले एल्कोहल को प्रोपेनॉल C3H7OH कहा जाता है। यह प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब जो शराब बनती है उसका प्राथमिक भाग है। और नुसरत साहब का एक बहुत अच्छा गाना भी है, कौन सा, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तो उसकी बात अपन फिर कभी करेंगे। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्योंकि वे छिलके के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, उनका उत्सर्जी कार्य होता है। तो इसका आंसर है उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, सी।
उपकला ऊतक की कोशिकाएं परस्पर सटी हुई रहती हैं, जिनमें अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव होता है, क्योंकि ये शरीर के आंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करें। यकृत कोशिकाएं, लिवर सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल, या फिर अंड कोशिका, एग सेल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। वर्ष 2017 में, तो ये जो मैं प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये वर्ष 2017 का है, और मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न जो हैं वो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जो चीज़ क्या होता है कि जो चीज़ आपकी खबरों में होती है वो अक्सर पूछ ली जाती है। वर्ष 2017 में नदी पर्व नमामि ब्रह्मपुत्र कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या फिर सिक्किम में? तो इसका आंसर है ए, असम में। नमामि ब्रह्मपुत्र नमामि गंगे पर आधारित एक प्रोजेक्ट है जो वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को असम सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में बहने वाली नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र की साफ सफाई एवं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 18 जनवरी, 25 जनवरी, या फिर 5 मार्च? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 25 जनवरी। भारत में मतदाता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्ष 2011 में इसने अपनी सफलता के 61 वर्ष पूरे कर लिए। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ने मतदाता दिवस की शुरुआत की थी 2011 में। ठीक है, अब बात, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1899, 1929, 1952, या फिर 1973? तो इसका आंसर है बी, 1929। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयासों से वर्ष 1929 में पास हुआ, और इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए। 1949 में, 1978 में, और 2006 में भी इसमें संशोधन किया गया। वर्ष 1929 के अधिनियम को पास कराने का प्रमुख कारण क्या था? वो प्रमुख कारण ये था कि उस समय क्या था कि बहुत सी बालिकाएं कम उम्र में विधवा का जीवन यापन दुखद तरीके से व्यतीत करती थी। कि भाई यदि उस लड़के से जिनसे उनकी शादी हुई है उसको कुछ हो जाता था तो मतलब दूसरी शादी भी वो नहीं कर सकती, और पता चला इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है? धीरूभाई अंबानी, राज बहादुर, JRD टाटा, या फिर जमनालाल बजासा? तो इसका आंसर है सी, JRD टाटा। JRD टाटा को भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है। वह वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों के संबंध में अग्रणी उद्यमकर्ता थे। भारत में विमानन के क्षेत्र में पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? JRD टाटा साहब। वर्ष 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो बाद में राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1946 में एयरलाइन के रूप में परिवर्तित की गई। ठीक, अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की कि गांधी सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, नर्मदा, चंबल, बेतवा, या फिर महानदी? तो इसका आंसर है बी, चंबल नदी। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। इस बांध की आधारशिला भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
7 मार्च 1954 को रखी गई थी। यह बांध द्वारकादास अग्रवाल एसोसिएट्स के द्वारा वर्ष 1960 में पूरा किया गया। ठीक है, और ये कंपनी का नाम है जिन्होंने उस बांध को बनाया था, द्वारकादास अग्रवाल एसोसिएट्स। ठीक है, उन्होंने 1960 में इसको बनाकर पूरा कर दिया। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ हैं? भाग 3 में है, भाग 2 में है, भाग 4 में है या फिर भाग 6 में है? भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है। इस भाग का मूल उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। सांची किस जिले में स्थित है? भाई भोपाल में है, सीहोर में है, विदिशा में है, रायसेन में है, कहाँ है बताएं? सांची है भैया, रायसेन में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि के हैं। ठीक है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित करवाया था, सांची का स्तूप। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? इंदौर, मैसूर, वाराणसी या फिर अहमदाबाद? मैंने ये प्रश्न क्यों डाला है? मैंने ये प्रश्न इसलिए डाला है क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 को ही शुरू किया गया था और तब से मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो हमारी मध्य प्रदेश वालों की नाक ऊंची कराता आया है। 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में भी इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल किस वर्ष गठित किया गया था? 1967, 1948, 1973 या फिर 1962? तो इसका आंसर है डी, 1962। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। यह बल एक अर्धसैनिक बल है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए गठित किया गया था। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रे से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन सीमा पर फैली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई 2115 किलोमीटर है की रक्षा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 41वें प्रश्न की कि भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? विभाजन संग्रहालय मतलब जो 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, वो विभाजन कैसे हुआ था, उसमें किन लोगों ने क्या क्या खोया, ये सब तस्वीरें इस विभाजन संग्रहालय में रखी हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन वर्ष 2016 में किया गया था। यह संग्रहालय भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय है जो पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें विभाजन की तस्वीरें, समाचार पत्रों की क्लिपें और व्यक्तिगत वस्तुओं का दान आदि सब इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न की कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर, पुणे, भोपाल या फिर बड़ोदरा? तो इसका आंसर है सी, भोपाल। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 16 अप्रैल 1988 को भोपाल में की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य मृदा की संरचना, इसका पीएच मान, उसकी उर्वरता एवं उसमें मौजूद लाभदायक एवं हानिकारक तत्वों का पता लगाना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जिसे किस नाम से जाना जाता है? कांडला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, मार्मागोवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो इसका आंसर है चौथा, डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जिसे न्याया सेवा के नाम से भी जाना जाता है।
यह बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात को, मतलब उसके जो यातायात ज्यादा हो जाता था उसके दबाव को कम करने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न की। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? पातालकोट, चंदेरी, मांडू या फिर खजुराहो? तो ये भी मांडू, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वहाँ बहुत सारे महल हैं और बहुत सारी घूमने की जगह है। आपको कभी भी समय मिले तो आप अवश्य एक बार जाएं। बात करते हैं तीसरे की, आंसर सी है इसका, मांडू। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है। रानी रूपमती मांडू के राजा बाज बहादुर की पत्नी व प्रेयसी थी। इतिहासकारों के अनुसार 1561 ईस्वी में सारंगपुर के मुगल युद्ध में राजा बाज बहादुर को पराजित होना पड़ा था। मुगलों की पकड़ से स्वयं को बचाने के लिए रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1972 में अपनी पुस्तक बुनी हुई रस्सी के लिए किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भवानी प्रसाद मिश्र, अब्दुल लतीफ खान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन? इनको नवीन भी बोला जाता है, बाल कृष्ण शर्मा साहब को। अब बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है फर्स्ट ए, भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी पुस्तक बुनी हुई रस्सी के लिए वर्ष 1972 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 46वें प्रश्न की, कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण सर्किट को विकसित किया? सांची, चित्रकूट, खजुराहो या फिर ओरछा? तो इसका आंसर है बी, चित्रकूट। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया। विदित हो कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान देते हुए रामायण सर्किट के विकास पर तेजी से कदम बढ़ा रही है और आगे जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1967, 1976, 1996 या फिर 1989? तो इसका आंसर है 1989। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 1989 में पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों, जैसे गलत शब्दों, जैसे कि आपने अनुसूचित जनजाति या जाति वाले को कुछ बोल दिया उटपटांग, जाति सूचक शब्द, जैसे कि आपने उसको बोल दिया कि भाई तू अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है, अपमानजनक टिप्पणी की, मतलब उसकी कुल मिलाकर आपने अगर बेइज्जती की है तो आपको इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उस पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। ठीक है, इसमें है रक्त, इसके ऑप्शन है रक्त, सीरम, जीव द्रव्य, प्लाज्मा या फिर लसिका? तो इसका आंसर है सी, जीव द्रव्य प्लाज्मा। रक्त में रक्त कणिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इसका तरल रुधिर भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा ठोस कणकीय भाग जिसमें रुधिराणु रक्त कणिकाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं, अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अतः प्लाज्मा सभी रक्त कणिकाओं के साथ लगातार शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 49वें प्रश्न की, कि दो ऐसी रबी फसलों के नाम बताइए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। नारियल एवं तेल, दालें एवं चना, कपास एवं पटसन, चाय एवं कॉफी? भैया अगर प्रोटीन चाहिए तो आपको ये चीजें जरूर खाना है, दालें एवं चना। रबी की फसलों को शुष्क तथा शीत ऋतु में नवंबर से अप्रैल तक के महीनों में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए चना, गेहूं, दालें, मटर, सरसों, अलसी आदि। दालें जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, तो भैया दालें खाना शुरू कर दो और प्रोटीन लो। ठीक है, अब बात करते हैं 50वें प्रश्न की,
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे तन्य है। भाई सबसे ज्यादा खिंचती है कौन सी, जस्ता, स्वर्ण, तांबा या फिर सीसा। तो इसका आंसर है सेकंड, स्वर्ण। जस्ता, सीसा, ताम्र की तुलना में भी स्वर्ण जो है वो सबसे अधिक तन्य है। मतलब उसको आप खींचते जाएंगे तो वो तार लंबा होता जाएगा, क्योंकि इससे अत्यधिक महीन तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और जबकि जस्ता, जेन तथा ताम्र, सीयू से अत्यधिक महीन तार बनाना संभव नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जेवर हैं वो सोने से ही बन पाते हैं, स्वर्ण से ही बन पाते हैं। अब बात करते हैं 51वें प्रश्न की कि जब 4 जनन कोशिकाएं मदर सेल्स में एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं एवं डॉटर सेल्स उत्पन्न होंगी। 16, 4, 2 या फिर 8। तो इसका आंसर है डी, 8। कोशिका चक्र में एक जनक कोशिका के विभाजन द्वारा दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विद्युत अपघटन में अवमुक्त होने वाली धातु कहां पर जमा होती है। डिब्बे के कोने में, कैथोड पर, एनोड पर आधी, कैथोड पर आधी, या सिर्फ एनोड पर। तो इसका आंसर है बी, कैथोड, मतलब कैथोड पर। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी धातु लवण के विलयन में कैथोड तथा एनोड लगाकर विद्युत अपघटन करने पर धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, क्योंकि कैथोड जो होता है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कक्षा की आकृति जिसमें एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, क्या होती है। वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, परवलय, उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार। तो इसका आंसर है डी, उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार। कक्षा की आकृति जिसमें एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की शब्द प्रोटोप्लाज्मा किसने निर्मित किया। रुडोल्फ विर्चोव, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक्सा। तो इसका आंसर है बी, पुरकिंजे। शब्द प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने 1840 में दिया था। सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है जिसे जीर द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की शब्द जिनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जीन शब्द किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैंने यहां पर लिखा नहीं है गलती से। तो ये मेंडल साहब हैं, जोहानसन साहब हैं, डोरमैन साहब हैं या फिर वॉटसन साहब हैं। तो ये है जोहानसन साहब। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन द्वारा किया गया था। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन द्वारा किया गया था। मैं माफी चाहता हूं कि इस पे मैं लिख नहीं पाया हूं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन द्वारा किया गया था, परंतु जीन की खोज मेंडल द्वारा की गई थी। शब्द प्रयोग किसने, जोहानसन ने किया। और भैया खोज किसके द्वारा की गई, तो खोज की गई मेंडल साहब के द्वारा। उन्होंने जीन को कारक नाम दिया था। ठीक है। बात करते हैं 56वें प्रश्न की। अमीबा समानुपात एक कोशिकीय, समानुपात डैश डैश डैश, फिर अनुपात बहुकोशिकीय। युगलीन, क्लेमाइडोमोनास या फिर ब्रेड मोल्ड, रोटी की फफूंद, या फिर डी, पैरामीशियम। तो इसका आंसर है सी, ब्रेड मोल्ड, रोटी की फफूंद। अमीबा जो है एक कोशिकीय सुकेंद्रीकीय जीव है। इस प्रकार युगलीना, क्लेमाइडोनोमास एवं पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जबकि ब्रेड मोल्ड जो है रोटी की फफूंद कवक संघ से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 57वें की। आंख में वह पटल जिस पर छवि आती है, मतलब जिस पर छवि दिखती है, कौन सा। लेंस, श्वेत पटल कार्निया, दृष्टि पटल रेटिना, या फिर परितारिका जिसको आयरिस भी बोला जाता है। तो इसका आंसर है सी, दृष्टि पटल रेटिना। नेत्रों में वह पटल जिस पर छवि या प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल रेटिना कहलाता है। यह नेत्र गोलक का सबसे भीतरी, पतला तथा कोमल तंत्रिका संवेदी स्तर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूक्ष्म जीव
जो एल्कोहल में मतलब शराब में शक्कर के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है कहलाता है? कौन? पेनिसिलियम, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम या फिर खमीर? तो इसका आंसर है डी, खमीर। सूक्ष्म जीव जो एल्कोहल में शर्करा के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, खमीर या यीस्ट कहलाता है। तो एक गाना मुझे फिर से याद आ रहा है कि शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण है क्या है भाई साहब? घर्षण है, बल है, वायुमंडलीय दाब है या दाब है? तो इसका आंसर है बी, बल। क्योंकि आप जब किसी पर बल लगाएंगे तो गति की अवस्था में परिवर्तन होगा ही। गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण बल है। साधारणतः बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता? फूल, तना, मूल या फिर पत्ती? तो इसका आंसर है ए, फूल। फूल पादप का वह भाग है जिसका उपयोग कायिक जनन में नहीं होता है। मतलब भैया फूल वो होता है कि फूल के बाद आप लोगों ने देखा है कि कुछ और उगता है क्या? कोई और वनस्पति फूल के बाद भी उग रही? तो नहीं, फूल खुद ही उग जाए यही बड़ी बात है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी भैया? बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीजापुर, गुलबर्गा, कन्नूर या फिर अवध? तो इसकी जो राजधानी थी भाई साहब ये थी गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा थी। इस सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध दक्षिण भारत के अमीरों के समूह अमीरान सादा के विद्रोह के उपरांत हुई थी। विद्रोह के बाद दक्कन के सरदारों ने इस्माइल को नासिरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा, यमुना, चंबल या फिर छपरा? सॉरी, छपरा नहीं, ये छिपरा लिखा है मैंने, गलती से वो छपरा छप गया होगा। तो इसका आंसर है छिपरा नदी, डी, छिपरा नदी। सरस्वती और खान छिपरा नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के काकड़ी बर्दी पहाड़ी से निकलती है। उज्जैन का प्रसिद्ध कुंभ मेला इसी नदी के किनारे लगता है, छिपरा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था या किसके द्वारा किया गया? सुल्तान, शाहजहां बेगम, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो इसका आंसर है पहला, सुल्तान शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। भोपाल स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण कार्य भोपाल के 8वें नवाब शाहजहां बेगम के शासनकाल में शुरू हुआ था। धनाभाव के कारण कि भैया उनके पास पैसे खत्म हो गए थे तो उसके जीवन काल में यह मस्जिद ना बन सकी, मतलब वो बनवा नहीं पाए थे अपने जीवन काल में। वर्ष 1971 में यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर नमाज हेतु उपयोग की जाने लगी। मतलब 1971 तक इसका काम चलता रहा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस साहब ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राममोहन राय ने या फिर श्री अरविंद घोष ने? तो इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वारानगर में की थी। और कहाँ की थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वारानगर में की थी। स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने के लिए की थी। यह मई 1897 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता के बेलूर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986, 1996, 2014 या फिर 2004? तो इसका आंसर है ए, 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा करने,
सभी प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने, पर्यावरणीय आधार पर औद्योगिक सुविधा की स्थापना करने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रामेश्वरम में 27 जुलाई 2017 को किस किस स्मारक का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो ये उद्घाटन हो चुका है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि क्या है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो अक्सर खबरों में होते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको दिखे तो उनको याद रख लीजिएगा या उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जयललिता, एपीजे अब्दुल कलाम, कमल हसन या फिर नायडू जी। तो इसका आंसर है बी, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2015 को रामेश्वरम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में स्मारक का उद्घाटन किया। उनके शब्दों में कलाम ने वर्ष 2022 तक अपने सपनों का भारत एक विकसित भारत के रूप में देखा था। यह स्मारक उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? भाई सीडेक था, इन्फोसिस था, विप्रो था या फिर टीसीएस था। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सीडेक। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन सीडेक था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक को मार्च 1988 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक वैज्ञानिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसे अनुसंधान एवं विकास संबंधित कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर इन्होंने बात करते हैं 69वें प्रश्न की कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? यह सबसे पहले सूर्य वहीं पहुंचता है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय। तो इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर स्लैब क्या है? 26%, 28%, 35% या फिर 30%। तो इसका आंसर है 28%। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जीएसटी में 5 स्लैब हैं। एक 0% वाली स्लैब है, एक 5% वाली स्लैब है, एक 12% वाली है, एक 18 वाली है और एक 28% वाली स्लैब है। ठीक है, अब बात करते हैं 71वें प्रश्न की कि भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांतरित किया और विकसित किया? जापान, रूस, चीन या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर है रूस, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था पहले, मतलब अब भी है, लेकिन अब थोड़ा सा उसके क्या है, चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है रूस। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को रूस ने विकसित किया है। यह लड़ाकू विमान रूस की सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। यह वायु से वायु एवं वायु से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रानी दुर्गावती किस जिले से संबंधित है? पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर या फिर रेवा, जिसको पहले रेवा बोला जाता था, रीवा को। इसका आंसर है सी, जबलपुर। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित है। यह एक वीरांगना थी जिन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाया, उसके संरक्षक के रूप में शासन चलाना प्रारंभ किया। ठीक है, ये बहुत ही बहादुर महिला थी। इन्हें तीर चलाना आता था, बंदूक चलाना आता था और चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पार्वती, बाल भिखारी ठाकुर और पूनाराम निषाद हैं। कौन है भाई साहब ये सब लोग? चित्रकार, लोक नर्तक, लोक संगीतकार हैं या फिर अभिनेता हैं? तो ये हैं भाई साहब लोक संगीतकार। पार्वती, बाल भिखारी ठाकुर और पूनाराम लोक संगीतकार हैं। इनमें से पार्वती बाल संगीत एवं लोक कथावाचक हैं। इसके अलावा भजन, कीर्तन एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना एवं लोक संगीत के माध्यम से
जन जागरण करना इनका पेशा है। किनका? पार्वती साहब का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली, सिक्किम, बिहार या फिर पुदुचेरी। तो इसका आंसर है सी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या जो है, बाप रे ये तो बहुत है, कितनी है? 10,40,99,452। ठीक है भाई साहब, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1956, 1952, 1957 या फिर 1954। तो इसका आंसर है 1954। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रारंभ में इस पुरस्कार को मृत्युपरांत मतलब मृत्यु के बाद देने का प्रावधान नहीं था, किंतु वर्ष 1955 के बाद मृत्यु के उपरांत यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? सातवाहन, पेशवा, परमार या फिर शक। तो इसका आंसर है परमार। राजा भोज परमार राजवंश का हिस्सा थे। वह परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में, जिसे हम धार के नाम से जानते हैं, धारा नगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक पूर्वार्ध तक राज्य किया। उन्होंने मालवा में अनेक नगर व ग्रामों का निर्माण करवाया। साथ ही अनेक लोक कल्याणकारी कार्य भी उनके द्वारा किए गए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत के राष्ट्रपति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, 45, 30 या फिर 35। तो इसका आंसर तो लगभग आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई साहब 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य कहे जाते हैं। मतलब कर्ता प्रधानमंत्री है, लेकिन हस्ताक्षर किसके चलते हैं भाई साहब? राष्ट्रपति के चलते हैं। वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और प्रत्येक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधित्व भारत के प्रमुख के तौर पर करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पैसरी बांध मतलब पहसरी बांध कहाँ स्थित है? उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो हो सकता है किसी ने भी ना सुने हो। मतलब कई जो क्वेश्चन रहते हैं ना दबे भाई के, अपन उसको छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। वो उसी टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पहसरी बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, मोवर नदी पर स्थित है। इस बांध का संचालन वर्ष 1984 से मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस बांध से ग्वालियर के काफी बड़े हिस्से को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है कि भैया आप जाओ सिंचाई करो, ग्वालियर वालों कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं कौन है भाई साहब? राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर है भाई साहब उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा संसद का भाग है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इस सदन को स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की 80वें प्रश्न की। जिस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है कौन सी भाई साहब? अमरकंटक पहाड़ी, काकरी बर्दी पहाड़ी या फिर मिजो पहाड़ी या फिर केवई पहाड़ी। तो इसका आंसर है भाई साहब बी, काकरी बर्दी पहाड़ी। मध्य प्रदेश की काकड़ी बर्दी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और कथाओं में से
भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है और यह नदी चंबल की सहायक नदी भी है। अब बात करते हैं उस बोनस की जो हो सकता है आपको आने वाले आरक्षक के एग्जाम में दिया जाए। एक विषम ज्ञात कीजिए। पैर तथा जूते, भाई पैर में जूते पहने जाते हैं। सिर तथा टोपी, भाई सिर पर टोपी पहनी जाती है। धोती तथा छाती, अब इनका कोई मेल समझ में नहीं आता। हाथ और दस्ताने, भाई साहब हाथ है तभी तो दस्ताने पहनेंगे बन। अब धोती और छाती का कोई मेल ही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। धोती तथा छाती को छोड़कर अन्य सभी समान है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है। भाई साहब पहले अपन ने पढ़ा था इंडिया का, अब पढ़ रहे हैं दुनिया का। दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय है अमृतसर में, ये भी अमृतसर में ही है, वो भी अमृतसर में ही था। दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय पंजाब के अमृतसर में खोला गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन वर्ष 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। इस संग्रहालय में वर्ष 1947 में भारत विभाजन की सभी स्मृतियां, जैसे कि मैंने बताया आपके फोटोज वगैरह, वीडियो क्लिप्स वगैरह और अखबारों की कटिंग वगैरह सब वहां रखी मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला लौह जस्ता की परत से लेपित किया जाता है। यह लौह की मदद करता है, मतलब लोहे की मदद करता है काय में, भाई कि उसमें संक्षारण और जंग निवारण में। ठीक है भाई साहब, संक्षारण और जंग निवारण में, उसे हल्का बनाने में, आकर्षक दिखने में, मजबूत बनाने में। तो इसका आंसर है भाई साहब पहला, संक्षारण और जंग निवारण में। इमारत के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है क्योंकि यह संक्षारण और जंग निवारण में सहायता करता है कि भैया हमारी बिल्डिंग के अंदर जो लोहा है उसमें जंग ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी की रोशनी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की, सॉरी वो रोशनी लिख गया है गलती से, रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अवक्षय, अंतस्यंदन, संरक्षण या वर्षा जल संग्रहण। तो इसको जो है ये बी है आपका अंतस्यंदन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। का अर्थ है मृदा या अन्य रंध्र युक्त छिद्रों के माध्यम से जल का प्रवेश होना या बैठ जाना, जिससे जल क्या होता है, रिसता है। ये मैंने आपका बी का ऑप्शन जो है ये हिंदी में लिखा है और बी का जो मैंने आपको आंसर दिया है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने इंग्लिश में दे दिया है, क्योंकि अक्सर जो होता है वो इसका जो ऑप्शन होते हैं वो इंग्लिश में दे दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है जिससे आप लोग क्या है एग्जाम में इसको क्लिक कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं 85वें प्रश्न की। रोग जो कि संक्रामक नहीं है, भाई जो हाथ से फैलता नहीं है, आपने किसी को छुआ तो वो फैलेगा नहीं, जैसे कैंसर है, निमोनिया है, सामान्य जुकाम है, हैजा है। अब आप बताएं कि कौन सा जो रोग है वो भाई संक्रामक नहीं है, मतलब हाथ लगाने से बात करने से नहीं फैलता। भाई ये है कैंसर। ए, कैंसर जो है एक संक्रामक रोग नहीं है, इसमें कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर चलती रहती है, ये बाहर की किसी को अफेक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा अंग ही नहीं है भाई साहब। हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर पेशी। निम्न में से कौन सा अंग ही नहीं है, तो इसका आंसर है डी, पेशी। भाई पेशी एक ऊतक है, यह अंग नहीं है। पेशीय ऊतक भ्रूणीय मीजोडर्म से विकसित होता है। पेशियां शरीर का लगभग 50% भाग बनाती हैं। पेशीय ऊतक का विशिष्ट गुण संकुचनशीलता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है वृक्ष, प्रतन, झाड़ी या फिर शाक। तो इसका आंसर है डी, शाक। तरुण पौधे में नरम तथा हरे रंग के तने होते हैं, उन्हें शाक या शाकीय तना
कहा जाता है। मतलब बहुत ही नरम टाइप के तने इसमें होते हैं। उन्हें शाक या शाकीय तना कहा जाता है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 1 से 4 फीट होती है। ये दुर्बल व कोमल होते हैं, मतलब पतले से, कमजोर से। ठीक है। 1 वर्षीय पादपों में इस प्रकार का तना पाया जाता है। जैसे कि आप इनको समझ लो, हाथ से उखड़ जाओगे तो उखड़ जाएगा। ठीक है। मतलब इस टाइप के नरम तने वाले पौधे होते हैं। जैसे कि गुलाब में पाया जाता है। गुलाब से मुझे एक गाना याद आ गया कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। चलिए तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लोहे की जंग, मैग्नीशियम रिबन का दहन, फलों का काटना या फिर जल का उबलना। तो इसका आंसर जो है वो 2 है, सिर्फ 3 और 4। मतलब फलों का काटना भी जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है, और जल का उबलना जो भी है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में केवल आकार, आकृति तथा ताप में परिवर्तन हो सकता है। अतः फलों का काटना व जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, जिसमें हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है भाई साहब। अब चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है कर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण। पहला है कर्षण, बाकी तीनों हैं घर्षण। ठीक है। अब बात करते हैं पहला, कर्षण ही है इसका आंसर। समुद्र में तैर रही एक शार्क कर्षण दिखाती है, मतलब कर्षण दिखाती है भाई साहब। कर्षण द्रव की 2 परतों या तरल पदार्थों की परत एवं ठोस की सतह के मध्य पाया जाता है। ठीक है भाई साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि घटनाओं का नए जीवन के आरंभ में घटने वाला सही क्रम कौन सा भाई साहब? युग्मक का निर्माण, जायगोट का निर्माण, नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण, या फिर गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतः स्थापन। तो इसका आंसर है भाई साहब 1, 3, 2, 4। मतलब पहले युग्मक का निर्माण, फिर नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण, फिर जायगोट का निर्माण, फिर गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतः स्थापन। ठीक है भाई साहब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विद्युत चुंबक का उपयोग निम्न में किया जाता है? एम्पलीफायर में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत घंटी में, या फिर रेफ्रिजरेटर्स में। तो इसका आंसर है सी, विद्युत घंटी में। विद्युत चुंबकों का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। विद्युत घंटी में धातु की एक घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। जैसे कि आपने देखी होगी स्कूल में घंटियां बजती है ना, टर टाइप की, तो और बच्चे की छुट्टी हो जाती है, उसी टाइप से। तो यही घंटी का उपयोग किया जाता है। मतलब घंटी, विद्युत चुंबकों का उपयोग घंटी में किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अल्पमत सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है निम्न है? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, या फिर शनि। तो इसका आंसर है डी, शनि। शनि अल्पमत सघन ग्रह है जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है। शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सूर्य से 6ठा ग्रह है। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एल्गी शैवाल क्रिप्टोगेम्स के किस अनुभाग से संबंधित है? थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, या फिर ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर है फर्स्ट, थैलोफाइटा। शैवाल एल्गी अपुष्पोद्भिद उपजगत के थैलोफाइटा प्रभाग से संबंधित है। इस प्रभाग में पादप के जो शरीर होता है वो थैलस के समान होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं? केवल निर्जीव वस्तुएं, केवल समस्त सजीव प्राणी, कभी कभी सजीव प्राणी तथा कभी कभी निर्जीव वस्तुएं, या फिर सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। भाई साहब तो इसका आंसर है सजीव तथा निर्जीव दोनों वस्तुएं। पारिस्थितिकी तंत्र से सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं शामिल होती हैं। अजैवीय घटक में सभी पदार्थ निर्जीव होते हैं
वे पारितंत्र में जीवों की विविधता एवं संख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान है, प्रकाश है, जल है, वायु तथा वायुमंडलीय गैसें। जैविक घटक में वे सभी सजीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे पादप है, जंतु है, हम और आप मनुष्य हैं। ये सभी घटक जो होते हैं एक इकाई का निर्माण करते हैं, जैसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। ये सबको पता होगा, बछेंद्री पाल, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर तो आप लोग क्या है कैसे भी अपने आंखें मूंद के भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर है बी, किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं। वर्तमान में वह पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली किरण बेदी प्रथम महिला थी। 35 वर्षों तक पुलिस की सेवा करने के बाद 2007 में इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, मतलब अपना इस्तीफा इन्होंने खुद दे दिया कि भैया हमारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भाई साहब यूआईडीएआई के प्रथम सीईओ कौन है। नंदन नीलकणी, अमिताभ कांत, एबी पांडे या फिर आनंद देश पांडे। तो इसका आंसर है फर्स्ट, नंदन नीलकणी। नंदन नीलकणी इन्फोसिस के सह अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। भारत सरकार ने देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथवा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गठित करने को मंजूरी दी, जिसके अध्यक्ष नंदन नीलकणी थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। जेएस राजपूत, कृष्ण कुमार, राजेश चतुर्वेदी या फिर मनोज आहूजा। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा साहब हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। विश्व सुंदरी भाई साहब, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या फिर सुष्मिता सेन। तो इसका आंसर है फर्स्ट, रीता फारिया। वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला है। यह पहली भारतीय मिस वर्ल्ड हैं जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की थी। भाई साहब सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। ठीक है, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की थी। इनका जन्म वर्ष 1945 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा संगठन ईवीएम मशीन को बनाता है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है। ईवीएम ये वही मशीन है जिस पर अक्सर इल्जाम लगते रहते हैं कि भैया वोट कहीं और दे रहे हैं और जा कहीं और रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माण करता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकता पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई। इसका पहला कारखाना बेंगलुरु, पूर्व नाम बेंगलोर, मतलब जो बेंगलुरु अब बोलते हैं पहले इसको बेंगलोर बोला जाता था, बेंगलुरु में लगाया गया था। वर्तमान में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विकास अनुसंधान क्षेत्र हैं। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और शायद मैं आपके लिए अगली बार जो लाऊंगा वो आपके स्पोर्ट्स के करंट अफेयर लाऊंगा। तो कृपया हमारे